कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर एमसी एक अजीब और बिखरे हुए कमरे में आंख खोलता है। वो अभी भी नींद में है और उसे घंटा कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। बेड पर बैठते ही वो सोचने लगता है कि आखिर वो एक होटल रूम में कैसे पहुंच गया। फिर उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके बगल में सुकून से सो रही है। तभी उसके फोन पर जोजिया नाम की किसी लड़की का नोटिफिकेशन आता है और उसकी याददाश्त वापस लौटने लगती है। मैसेजेस काफी गुस्से वाले थे। लड़की पूछ रही थी कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। एमसी को याद आता है कि कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर के बाद ही उसने उसे डंप कर दिया था। ये देखकर वो और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो एमसी को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो दोनों अभी भी साथ हैं। अपना दिमाग ठंडा करने के लिए वो फोन में आज की डेट चेक करता है। 8 अक्टूबर देखते ही उसे एक झटका लगता है। उसे समझ आता है कि वो किसी तरह वक्त में पीछे आ गया है। उसे उसके पुराने शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे सच में प्यार करता है। फिर हमें दिखता है कि उसकी एक्स ऑफ एक्स एक उम्रदराज आदमी के साथ है और एमसी को वहां से दफा होने को कह रही है। उस वक्त वो लड़का पूरी तरह टूट गया था क्योंकि उसने उसे हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। पर अब प्रेजेंट में वो देखता है कि उसका पहला मैसेज हमेशा की तरह पैसे मांगने के लिए था। उसके चेहरे पर एक स्मर्क माइनस टेढ़ी मुस्कान आती है, ये सोचकर कि कैसे प्यार ने उसे अंधा कर दिया था और वो लड़की कितनी बेशर्म थी। अपने फ्यूचर को बदलने की ठान कर वो जोजिया को मैसेज भेजता है और हमेशा के लिए सब खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लड़की गुस्से से पागल हो जाती है और पूछती है कि क्या वो ब्रेकअप को लेकर सीरियस है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि उन्हें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लड़की कहती है कि बाद में रोना मत, पर वो उस पर हंसने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है जो उसे टाइकून सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बधाई देती है। एमसी दंग रह जाता है, ये सोचकर कि इस सिस्टम के साथ उसकी जिंदगी अब पलटने वाली है। स्क्रीन पर उसके स्टैट्स दिखते हैं और सिस्टम बताता है कि अब वो हर एक सेकंड पैसे कमाएगा, जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तुरंत बाद सिस्टम उसे एक स्टार्टर पैक देता है जिसे वो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे 10 मिलियन कैश, एक सुपर कार, एक शॉपिंग कार्ड और एक फ्रेंडली स्कैनर मिलता है। अपना बैंक बैलेंस चेक करने के बाद वो सोचता है कि ये स्कैनर किस काम का है। तभी बगल में सोई हुई लड़की नींद में कुछ बड़बड़ाती है। एमसी को एक आइडिया आता है और वो अपना नया गैजेट चेक करने के लिए स्कैनर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। स्क्रीन पर उस लड़की के स्टैट्स आ जाते हैं, लेकिन वो एक चीज देखकर हैरान रह जाता है, प्राइवेसी एट्रीब्यूट। जब वो क्यूरियस होकर उस पर टैप करता है तो सिस्टम बताता है कि ये उसके पार्टनर्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स है। उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर्स की लिस्ट में 1 लिखा है, जिसका मतलब है कि यू शाओ की लाइफ में वो पहला मर्द था। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है जब वो अपना दुख भुलाने के लिए एक बार में गया था और वहां अचानक उससे मिला था। उसे याद आता है कि वो बार में अकेली बैठी थी और किसी बात को लेकर काफी उदास थी। उसे एहसास होता है कि उनकी वो रात प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन थी और उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी उसके बगल में सोई सुंदर लड़की अचानक जाग जाती है। वो उसे एक पल के लिए देखती है और उसे कैसानोवा बोलती है क्योंकि वो मुस्कुराते हुए आहें भर रहा था। एमसी एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहता है। वो उसके करीब जाता है और कहता है कि वो पुरानी बातों को याद नहीं कर रहा था, जिसे सुनकर लड़की और क्यूरियस हो जाती है। फिर वो उसके कान में धीरे से कहता है कि उसे बस एक ही दुख है कि वो उससे पहले क्यों नहीं मिला। ये सुनकर लड़की पूरी तरह ब्लश करने लगती है। उसके इस बोल्ड अंदाज की वजह से सिस्टम उसे रिवॉर्ड में एक कार्ड और गॉड टियर टंग टेक्निक की स्किल देता है। एमसी सोचता है कि इस नई स्किल से तो वो लड़की को पल भर में जन्नत दिखा सकता है। यही सोचकर वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसे ऐसे किस करता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लड़की दंग रह जाती है क्योंकि इस बार का एहसास पहले से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बेहतर था। एमसी उसे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और फिर वो दोनों पूरी रात उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है और स्ट्रेच करता है तो देखता है कि बेड पर उसके बगल में कैश का एक ढेर रखा है। वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और खुद से पूछता है कि क्या यू शाओ उसे कोई एस्कॉर्ट समझती है। वो नोट उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वो 10,000 युआन की पेमेंट थी, जिसे देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि लड़की काफी इंटरेस्टिंग है जो उसे पैसे देकर गई, पर उसे दुख होता है कि उसने उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया। फिर वो अपना ध्यान कार्ड पर लगाता है। वो सोचता है कि ये आइटम काम कैसे करता है। तभी सिस्टम बताता है कि ये कैशबैक मल्टीप्लायर है जो खर्च किए हुए पैसों को बढ़ाकर वापस देता है। अब ये पावर हाथ में होने के बाद वो ठान लेता है कि वो इस मौके को गंवाएगा नहीं और एक बड़ा टाइकून बनेगा। उसे याद आता है कि इस टाइमलाइन में अभी तक कई बड़ी टेक कंपनीज बनी ही नहीं हैं,
जो उसके लिए एक परफेक्ट चांस है। उसका प्लान अब ये है कि वो काफ़ी सारे पैसे जमा करे और इन फ्यूचर टेक जायंट्स के शेयर्स खरीद ले। अपनी कार की चाबी हाथ में लिए वो सोचता है कि इस शहर में रियल एस्टेट खरीदने पर कोई लिमिट नहीं है जो उसके लिए सही है। तभी अचानक एक सुंदर लड़की उसकी कार के पास आती है और वो सोच रहा होता है कि अपने कार्ड्स यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद ले। वो लड़की उसकी येलो कार के हुड पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या ये गाड़ी उसकी है। हमारा हीरो बड़े काम अंदाज में कंफर्म करता है कि गाड़ी उसकी है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो बहाना बनाती है कि उसके घर का पाइप फट गया है और उसे लिफ्ट चाहिए। एमसी को उसकी स्टोरी पर शक होता है और वो अपना स्कैनर एक्टिवेट करता है। एमसी अपना स्कैनर एक्टिवेट करके उस लड़की की इन्फो चेक करता है जिसका नाम चेन लिकी था। वो उसके हाई फ्रेंडशिप लेवल को देखकर हैरान होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्राइवेसी एट्रीब्यूट 28 पार्टनर्स पर पड़ती है उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। कार के अंदर से ही वो लिफ्ट देने से मना कर देता है और कहता है कि 28 लोगों के साथ रहना उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। वो कार भगा लेता है और लड़की वहीं शॉक में रह जाती है कि आखिर इसे उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला। लड़की सोचती है कि एमसी कितना हैंडसम था। वहाँ पास में ही एक बुढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बुढ़ा आदमी लड़की को हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि वो 30 साल से पाइप ठीक करने का प्रोफेशनल है। लड़की उस पर भड़क जाती है और उसे परवर्ट और क्रीप बोलने लगती है। बेचारा बुढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी टेक्निक तो टॉप नॉच थी। उसे समझ नहीं आता कि लड़की उस पर चिल्ला क्यों रही है। गुस्से में वो उसे गेट लॉस्ट बोलती है और जब बुढ़ा उसके पीछे जाता है तो आसपास के लोग हंसने लगते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उस बुढ़े को समझाता है कि लड़की जिन पाइप्स की बात कर रही थी वो असली वाले पाइप नहीं थे। ये सुनकर बुढ़ा हैरान रह जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चे कितने अजीब हैं। लड़की वहां से भागते हुए अपनी किस्मत को कोसती है कि आज का दिन कितना खराब है। दूसरी तरफ एमसी एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है जहां उसे 2 एजेंट्स मिलते हैं, एक न्यूबी और उसका बॉस। मैनेजर को लगता है कि ये कोई ऐसे ही अमीर बाप का बेटा है जो बस टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए वो अपना टाइम बचाने के लिए उसे न्यूबी एजेंट शाओ को सौंप देता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार से उतरता है और एजेंसी की तरफ बढ़ता है। बॉस न्यूबी को इनकरेज करता है कि वो अकेले हैंडल करे और बस वही प्रोसीजर फॉलो करे जो उसने प्रैक्टिस किया है। शाओ घबराते हुए उसके पास आती है और अपना इंट्रो देती है। एमसी सीधा कहता है कि उसे एक घर ढूंढने में मदद चाहिए। जब वो बजट पूछती है तो दूर खड़ा मैनेजर सिगरेट पीते हुए सोचता है कि इस न्यूबी को अभी तक क्लाइंट पहचानना नहीं आया। एजेंसी के अंदर वो उसे कुछ सस्ते ऑप्शंस दिखाती है, लेकिन एमसी कहता है कि उसे 1 मिलियन युआन की रेंज वाली प्रॉपर्टीज देखनी है। लड़की इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान हो जाती है पर तुरंत अपने टैबलेट पर प्रॉपर्टीज ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे याद आता है और वो लोकेशन की प्रेफरेंस पूछती है। एमसी कहता है कि उसे ऐसी जगह चाहिए जो आसानी से रेंट पर चढ़ जाए, फर्नीचर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की को देखकर सोचता है कि ये काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है पर कम से कम सिंसियर है और फिर उस पर अपना स्कैनर चला देता है। एजेंट उसे कमर्शियल स्ट्रीट के पास कुछ ऑप्शंस दिखाती है जिनके प्राइसेस अलग अलग थे। एमसी को याद आता है कि उसके स्टार्टर कार्ड की लिमिट 1 मिलियन युआन है, इसलिए वो हर एक प्रॉपर्टी के लिए उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। लड़की को लगता है कि शायद एमसी को ऑप्शंस पसंद नहीं आए, पर वो तो बस ये सोच रहा था कि अपने फ़ायदे को कैसे मैक्सिमाइज करे। एमसी अपने कार्ड के बोनस के बारे में सोचने लगता है। वो लड़की से पूछता है कि क्या इन महंगे घरों की कीमत कम निगोशिएट हो सकती है, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा कम हुआ तो वो 5 के 5 ऑल 5 घर खरीद लेगा। वो बात को और पक्का करते हुए कहता है कि अगर हर घर की कीमत 1 मिलियन हो जाए तो वो सारा पेमेंट कैश में करेगा। ये सुनकर एजेंट शॉक हो जाती है। एमसी पेमेंट कंफर्म करता है और कहता है कि वो इन प्रॉपर्टीज का रेंट मैनेज करने के लिए उसी को हायर करेगा। लड़की इतनी बड़ी कमीशन के बारे में सोचकर खुशी से पागल हो जाती है और वादा करती है कि वो उसके लिए वही प्राइस सेट करवाएगी। मैनेजर ये सब सुन लेता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसने क्लाइंट को पहचानने में बड़ी भूल कर दी। 1 घंटे बाद मैनेजर सूट बूट पहनकर आता है और 5 मिलियन युआन का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है। एमसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और वो फ्यूचर में भी उसी से डील करेगा। एजेंट अपनी कमीशन देखकर हैरान है और सोचती है कि ये किस तरह का टाइकून है जो अभी से और घर खरीदने की बात कर रहा है। तभी सिस्टम दिखाता है कि उन 5 घरों की खरीदारी पर उसे 230 मिलियन का कैशबैक मिला है। इसी के साथ उसका सिस्टम लेवल अप हो जाता है और अब वो हर सेकंड लगभग 1 युआन कमाने लगता है। वो सोचता है कि ये एजेंट उसके लिए लकी स्टार साबित हुई और वो अपनी इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाएगा। एमसी उस लड़की को एक कोने में बुलाता है जिसे देखकर मैनेजर काफी क्यूरियस हो जाता है। बॉस कहता है कि उसे क्लाइंट को थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। एमसी उससे वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसे बेहद लग्जरी और आराम की जिंदगी देगा। ये बोल्ड प्रपोजल सुनकर एजेंट शर्म से लाल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे।
वो पोलाइट तरीके से मना करने की कोशिश करती है, पर एमसी उसे बीच में ही टोककर उसका बैंक अकाउंट नंबर मांग लेता है। हैरान होकर लड़की पूछती है कि वो उसे पैसे क्यों ट्रांसफर करना चाहता है। वो बस इतना कहता है कि वो उसकी लकी स्टार है और ये एक छोटा सा तोहफा है उसकी हेल्प के लिए। लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और बस उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद जब उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो ट्रांसफर किया गया अमाउंट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एमसी मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए वो रकम पॉकेट चेंज माइनस चिल्लर बराबर थी उस मुनाफे के मुकाबले जो उसने उसकी मदद से कमाया था। इसके बाद लड़की का फ्रेंडशिप लेवल एकदम से बढ़ जाता है और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। एमसी सोचता है कि दोस्ती बढ़ाने में पैसा कितना काम आता है और उसे नंबर्स को बढ़ते हुए देखना काफी पसंद है। वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड करते हैं। लड़की नोटिस करती है कि एमसी कितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है। वो उसके साथ थोड़े रोमांस के सपने देखने लगती है और उसे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एमसी बस उसे उसके काम के लिए थैंक यू बोलता है और वहां से निकलने लगता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी जा रहा है, इसलिए वो उसके पीछे भागती है और उसका नाम पुकारती है। एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठ चुका होता है। वो मुस्कुराता है और उसे आखिरी बार वेव करके बाय बोलता है। 20 मिनट बाद एमसी घर पहुंचता है और अपनी माँ को बताता है कि वो आ गया है। माँ उसका स्वागत ठंडे तरबूज ऑफ वाटरमेलन के साथ करती हैं। वहीं उसके डैड उससे उसकी ग्रेजुएशन ट्रिप के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि उसका प्लान मोडू जाने का है क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया देखना चाहता है जहां उसका एडमिशन होने वाला है। डैड उसके डिसीजन से अग्री करते हैं और माँ से कहते हैं कि बेटे को ट्रैवल के पैसे ट्रांसफर कर दे। माँ मजाक में कहती हैं कि लड़के को इतना बिगाड़ना फ्यूचर में उसके लिए बीवी ढूंढना मुश्किल कर देगा। एमसी कहता है कि वो ये बात न निकालें और मन ही मन सोचता है कि वो इस बार उन्हें निराश नहीं करेगा जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। अगली सुबह एमसी प्लेन में होता है और खुद से कंप्लेन कर रहा होता है कि उसने लास्ट मिनट पर टिकट क्यों बुक की। तंग रास्ते नैरो आइल से निकलते हुए वो पोलाइट तरीके से लोगों से जगह मांगता है। तभी उसे एक जानी पहचानी लड़की दिखती है और वो उसे नाम से बुलाता है जो यिंग। वह उसे तुरंत पहचान लेती है। एमसी कंफर्म करता है कि ये उसी की सीट है और इत्तेफाक से जो यिंग की सीट भी वहीं होती है। वो उसे थैंक यू बोलती है जब वो साइड होकर उसे विंडो सीट की तरफ जाने का रास्ता देता है। तभी एक चश्मे वाला बंदा कहीं से टपक पड़ता है और लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उनकी बातों में बीच में बोलने लगता है। एमसी उस इंट्रूडर पर ध्यान नहीं देता और लड़की से कहता है कि वो अंदर वाली सीट ले ले। वो अजनबी कंप्लेन करने लगता है कि प्लेन में ऐसे सीट चेंज नहीं कर सकते। एमसी उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि वो दोनों साथ हैं और वो कैसे बैठें ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जब वो बैठ जाते हैं तो वो चश्मे वाला बंदा फिर से बीच में बोलता है और लड़की से पूछता है कि वो मोडू क्यों जा रही है। वो जवाब देती है कि वो काम से जा रही है और फिर एमसी से वही सवाल पूछती है। एमसी कहता है कि वो घर पर बोर हो रहा था इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वेकेशन पर निकल गया। चश्मे वाला बंदा अपना इंट्रो चियन शेन के रूप में देता है और कहता है कि वो भी मोडू जा रहा है। वो लड़की को लिफ्ट ऑफर करता है और शो ऑफ करते हुए कहता है कि उसके डैड ने उसे पिक करने के लिए गाड़ी भेजी है। एमसी ऑफर मना कर देता है और कहता है कि उनके होटल की अपनी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है। वो बंदा पूछता है कि वो कौन से होटल में रुक रहे हैं तो एमसी जवाब देता है ओमनी एंगियन। वो इंट्रूडर दंग रह जाता है क्योंकि ये एक अल्ट्रा लग्जरी होटल है जिसे बनाने में बिलियंस खर्च हुए थे। उसे शक होता है क्योंकि वो वहां पहले रुक चुका है और उसे पता है कि सस्ते रूम के साथ ऐसी सर्विस नहीं मिलती, पर एमसी कहता है कि उसने विला बुक किया है। वो बंदा यकीन नहीं कर पाता और पूछती है कि क्या वो सीरियस है। लड़की कमेंट करती है कि वहां एक रात का खर्चा $80,000 है और वो हैरान है कि एमसी इतना अमीर है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो खुद भी एक अमीर घर की लड़की है तो वो ये बात नहीं करे तो बेहतर है। फिर एमसी को याद आता है कि वो उनके स्कूल की स्कूल बेल सबसे सुंदर लड़की थी और शहर की एक बहुत ही मशहूर अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। पुराने दिनों में वो लड़की इतनी शांत रहती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी कि किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास जाने की। उस वक्त एमसी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में था पर उसने सुना था कि जो यिंग की फैमिली को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे की दिक्कत हो गई थी। अब प्रेजेंट में वो लड़की उदास होकर कहती है कि वो अब अमीर घर की बेटी नहीं रही। एमसी को एहसास होता है कि उसने कोई दुखती रग छेड़ दी है तो वो तुरंत टॉपिक बदल देता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। टेंशन खत्म करने के लिए दोनों हाई स्कूल के पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। लड़की थोड़ा हंसती है और मानती है कि हाई स्कूल के दिन सच में मजेदार थे। एमसी को लगता है कि अब बात बन गई है तो वो फिर से उस पर अपना सिस्टम यूज करता है। सिस्टम की स्क्रीन दिखाती है कि उसकी प्राइवेसी 0 है और फ्रेंडशिप लेवल 75 तक पहुंच गया है। वो हैरान होता है कि क्या वो स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करती थी क्योंकि फ्रेंडशिप लेवल काफी हाई था। प्लेन लैंड होने के बाद सूट पहने एक सुंदर औरत आती है और अपना इंट्रो देती है। वो उसकी प्राइवेट बटलर वैंग युयान थी।
एमसी उसकी प्रोफेशनलिज्म देखकर काफी इंप्रेस होता है। वो जो यिंग से पूछता है कि वो कहाँ रुकने वाली है, तो वो बताती है कि पुडोंग में एक दोस्त के घर। एमसी उसे लिफ्ट देने की जिद करता है और अपने बटलर से कहता है कि पहले जो यिंग को उसकी मंजिल पर छोड़ें। वहीं दूर से वो चश्मे वाला बंदा ये सब देख रहा होता है और प्लान बनाता है कि वो लड़की को रेस्क्यू करके उसके साथ रोमांटिक रात बिताएगा। 25 मिनट बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। लड़की उसे थैंक यू बोलती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है ताकि वो उसे डिनर पर ले जा सके। एमसी तैयार हो जाता है पर मजाक में कहता है कि अपना वादा भूल मत जाना। दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और एमसी उसे बाय बोलता है। वो चश्मे वाला बंदा शॉक हो जाता है कि एमसी ने लड़की को इतनी आसानी से जाने दिया। उसका हीरो बनने का प्लान फ्लॉप हो गया। आधे घंटे बाद एमसी अपने विला पहुंचता है और उसे लगता है कि यहाँ रुकने का एक एक पैसा वसूल है। बटलर उसे बताती है कि उसके नहाने के लिए पानी बाथ तैयार है। एमसी रिलैक्स करने जाता है पर तभी वो औरत उसे पीछे से पकड़ लेती है। एमसी उछल पड़ता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि सर्विस में उसके कपड़े उतारने में मदद करना भी शामिल है, बस अंडरवियर उसे खुद हैंडल करनी होगी। हॉट स्प्रिंग बाथ में बैठकर एमसी उस औरत को देखता है और रुकने को कहता है। बटलर समझाती है कि बैक स्क्रब पीठ साफ करना भी सर्विस का हिस्सा है, पर वो उसे पूरा नहीं नहलाने वाली। एमसी मोमेंट एंजॉय करता है और सोचता है कि ये औरत काफी अट्रैक्टिव है। वो औरत कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे एमसी के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वो एमसी के साथ पानी में उतर जाती है और एमसी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। फिर बटलर उसे उस रात होने वाले होटल रिसेप्शन के लिए इनवाइट करती है और एमसी पूछता है कि आखिर ये इवेंट किस लिए रखा गया है। बटलर समझाती है कि वहाँ कोई खास ड्रेस कोड नहीं है और एमसी कंफर्म करता है कि वो होने वाली ऑक्शन नीलामी में हिस्सा लेगा। अपनी डेट के साथ पार्टी में पहुंचते ही एक एम्प्लॉय उसका बड़े सम्मान से स्वागत करता है। वो औरत उसे गुड नाइट विश करती है और एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे मेन हॉल की तरफ भेज देती है। हॉल के अंदर नीलामी शुरू हो चुकी थी और एक आइटम पहले ही 5 मिलियन में बिक चुका था। तभी ऑक्शनियर अगला आइटम अनाउंस करता है, एक बहुत ही रेयर और फेमस ब्रांड की घड़ी वॉच, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 10 घड़ियां हैं और बिडिंग 15 मिलियन युआन से शुरू होगी। ऑक्शनियर पूरे जोश में बोलता है, बिडिंग शुरू की जाए, और क्राउड एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी घड़ी को देखकर याद करता है कि आने वाले सालों में इसकी कीमत आसमान छुएगी और ये 25 मिलियन के पार निकल जाएगी। प्रॉफिट का मौका देखकर वो तुरंत अपना पैडल नंबर 35 उठाता है और 15.5 मिलियन की बिड लगा देता है। लेकिन तभी पैडल नंबर 8 वाला आदमी 16 मिलियन बोल देता है और बिडिंग गर्म हो जाती है। लोग दंग रह जाते हैं कि कोई एक घड़ी पर इतना पैसा कैसे उड़ा सकता है। आखिर में ऑक्शनियर हथौड़ा मारता है और घड़ी 18 मिलियन में नंबर 35 मेगाकुलम को बेच दी जाती है। 2 अमीर लड़के एमसी के पास आकर अपना इंट्रो देते हैं और हमारा हीरो बताता है कि उसका नाम जियांग चेंग है। ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला लड़का बताता है कि बिड नंबर 8 उसी की थी और पूछता है कि क्या जियांग चेंग लग्जरी वॉचेस का एक्सपर्ट है। एमसी जवाब देता है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये तो उसकी पहली वॉच है, वो तो बस चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड लड़का इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने उसे पहले कभी यहाँ क्यों नहीं देखा। जियांग चेंग बताता है कि वो कल ही कॉलेज के लिए यहाँ आया है। लड़का इंप्रेस हो जाता है कि 18 साल की उम्र में उसमें इतना दम है और वो जियांग चेंग को साथ में घूमने फिरने का इन्विटेशन देता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका लेवल बढ़ गया है और अब उसकी सालाना कमाई एनुअल इनकम 300 मिलियन के पार हो गई है। इतने सारे कैश के बावजूद एमसी जानता है कि उसके बड़े प्लान्स के लिए ये रकम तो बस ऊंट के मुंह में जीरा है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, वही औरत जो स्टोरी की शुरुआत में उसके साथ होटल में थी। वो औरत उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे छेड़ते हुए किडो बच्चा बुलाती है और कहती है कि उसने सोचा था वो कोई गरीब स्टूडेंट होगा, पर वो तो अमीर निकला। ऑक्शन खत्म होने के बाद वो उसे अपने विला पर इनवाइट करती है ताकि वो एक और रात साथ बिता सकें। एमसी इनविटेशन मान लेता है और वो औरत मजाक में कहती है कि इस बार उसे पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी अचानक एक आदमी वहां आता है और उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। उसका नाम जियांग यू है। वो बंदा उस सुंदर औरत का एक्स फायंस पुराना मंगेतर निकलता है। वो जिद करता है कि उनकी सगाई हो चुकी है, पर वो औरत उसे पागल कहती है क्योंकि उसने उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे धोखा दिया था। जांग यू उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है तो शादी तो होकर रहेगी। वो औरत गुस्से में उसे घिनौना बोलती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ एक दिखावा बनाकर रखना चाहता है ताकि वो अपने बाकी पार्टनर्स लड़के और लड़कियां दोनों से मिल सके। तभी सिस्टम एमसी को 2 चॉइसेस देता है, या तो रिवॉर्ड लेकर निकल जाओ या उस बंदे को एक मुक्का मारो और फिजिकल एनहांसमेंट और बैड लक कार्ड पाओ। एमसी बिना सोचे समझे उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसे देखकर वो औरत दंग रह जाती है। वो उसे जमीन पर गिराकर लात से मारता है और वो औरत एमसी का ये रूप देखकर काफी इंप्रेस होने लगती है। जैसे जैसे एमसी अपने दुश्मन को कूटता है, उस औरत का अफेक्शन लेवल बढ़ने लगता है, जबकि वो बंदा बॉलरूम के फ्लोर पर दर्द से चिल्ला रहा होता है। हालत बिगड़ते देख वो बंदा सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। सिक्योरिटी आती है और लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, पर वो एक्स फायांस चिल्लाता है कि एमसी को अरेस्ट करो और पुलिस को बुलाओ। वो स्टाफ को धमकी देता है कि वो सबकी कंप्लेंट करके नौकरी से निकलवा देगा। औरत एमसी से कहती है कि फिक्र मत करो,
वो गवाही देगी कि एमसी उसे हैरासमेंट से बचा रहा था, पर वो बंदा होशियारी झाड़ता है कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया है और अब एमसी गया काम से। तभी अचानक एक आदमी चाकू नाइफ लेकर वहां घुस आता है और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो इंट्रूडर उस एक्स-फायांस को पकड़ लेता है और मांग करता है कि जिस कपल ने उसे धोखा दिया है उन्हें उसके सामने लाओ, वरना वो सबको खत्म कर देगा। अपनी जान बचाने के लिए वो दुश्मन एक्स-फायांस सिक्योरिटी से कहता है कि जिसे ये ढूंढ रहा है उसे फटाफट ढूंढ कर लाओ। तभी सिस्टम एमसी को फिर से 2 चॉइस देता है, लड़की के साथ भाग जाओ और पैसे लो, या फिर इस क्राइम को रोको और एक न्यू स्किल पाओ। सबकी सेफ्टी और उस स्पेशल टेक्निक के रिवॉर्ड के लिए एमसी एक्शन लेने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसके पास बैड लक कार्ड भी है जो अभी काम आ सकता है। एमसी अपना एनहांसमेंट कार्ड एक्टिवेट करता है और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा चमकती रोशनी आ जाती है जो उसकी बॉडी को बदल देती है। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत आ गई है। बिना वक्त गंवाए वो बिजली की रफ्तार से चाकू वाले आदमी की तरफ लपकता है। एमसी उसके मुंह पर इतना जोरदार पंच मारता है कि उस बंदे को संभालने का मौका तक नहीं मिलता। सिर्फ एक ही हिट में वो इंट्रूडर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और हमारा हीरो सबके सामने हीरो बनकर खड़ा होता है। वो औरत दंग रह जाती है और सोचती है कि ये सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं बल्कि असली पावर हाउस है। वो एक्स-फियांस भी एमसी की ताकत देखकर डर के मारे कांपने लगता है। हमारा हीरो अपने दुश्मन राइवल के पास जाता है जो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था और एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसे नीचे देखता है। हॉल में मौजूद लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़का कितना बहादुर और हैंडसम है जिसने इतनी आसानी से सिचुएशन संभाल ली। पुलिस वहां पहुंचती है और उस चाकू वाले इंट्रूडर को अरेस्ट कर लेती है और एक ऑफिसर एमसी को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। लेकिन वो एक्स-फियांस इस मौके का फायदा उठाता है और एमसी पर असॉल्ट हमला का आरोप लगाते हुए ऑफिसर से उसे अरेस्ट करने को कहता है। ऑफिसर एमसी से पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने हॉल में इस बंदे को मारा है। तभी वो औरत बीच में आकर ऑफिसर को समझाती है कि उसका ईएक्स उसे धोखे से जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके साथ ही उस औरत का अफेक्शन लेवल बढ़कर 90 हो जाता है और एमसी समझ जाता है कि वो सच में उसके प्यार में गिर रही है। वो उसे तसल्ली देने के लिए गले लगा लेता है और कहता है कि वो किसी भी स्कमबैग घटिया आदमी को दोबारा उसे परेशान नहीं करने देगा। ऑफिसर माहौल शांत करने की कोशिश करता है, पर वो राइवल चिल्लाता रहता है कि उसे सिक्योरिटी फुटेज चाहिए ताकि वो अपनी मासूमियत साबित कर सके। एमसी को लगता है कि अब इस क्लूलेस बंदे पर सिस्टम का बैड लक कार्ड टेस्ट करने का सही वक्त है। जैसे ही वो आइटम एक्टिवेट करता है, दुश्मन के चारों तरफ बदकिस्मती का घेरा बन जाता है। तुरंत बाद उस बंदे को बैंक से कॉल आता है कि उसके अकाउंट से 200,000 की संदिग्ध विथड्रॉवल पैसे निकलना हुई है। वो अभी फोन पर ही होता है कि एक औरत भागते हुए आती है और बताती है कि उसकी कार पर एक पेड़ ट्री गिर गया है, जिसे सुनकर वो पैनिक हो जाता है। ऑफिसर पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए, पर वो बंदा वहां से भागते हुए कहता है कि उसके पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। एमसी मुस्कुराकर सोचता है कि उसे उसके कर्मों का फल मिल गया और वो उस औरत को उस केओटिक जगह से साथ चलने को कहता है। 5 मिनट बाद कमरे में पहुंचकर वो औरत चिंता में उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है या लड़ाई में उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। एमसी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उस लेवल का लूजर उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर भी वो जिद करती है कि वो खुद चेक करेगी कि उसे कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं आई। वो औरत पूछती है कि क्या वो उसे नीची नज़र से देखेगा क्योंकि उसका ऐसा मंगेतर था, पर एमसी उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो समझाती है कि वो एंगेजमेंट उसके दादाजी ने फिक्स की थी और उसे उसकी बेवफाई के बारे में बाद में पता चला। एमसी उसे दिलासा देता है और कहता है कि अब वो उसका ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो लड़की पूछती है कि क्या उसे इस तरह के कैजुअल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सीरियस रोमांस से ज़्यादा ईजी है। एमसी उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वह उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा। दोनों पूरी रात एक साथ बिताते हैं और वो पल उस सुंदर औरत के लिए काफ़ी इंटेंस, शानदार होते हैं। अगली सुबह 2 मेड्स कमरा साफ कर रही होती हैं और उनमें से एक कमेंट करती है कि आजकल के जवानों में कितनी स्टैमिना है। दूसरी मजाक करती है कि अगर उसका पति ऐसा होता तो वो काम ही नहीं कर पाती, और वो दोनों जलन एनवी के साथ एमसी के बारे में बातें करती हैं। बाद में एक कॉफ़ी शॉप में एमसी और वो औरत ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जबकि वो बड़े आराम से अपना फ़ोन चला रहा होता है। स्क्रीन पर वो अपने एक क्लासमेट की पोस्ट देखता है जो अपनी माँ से मिले महंगे बर्थडे गिफ्ट वॉच का शो ऑफ कर रहा था। एमसी को एक आइडिया आता है और वो उस औरत से पूछता है कि क्या वो एक सेलिब्रेटरी फ़ोटो के लिए उसकी लेग्स बोरो कर सकता है। वो पूछती है कि क्या आज उसका बर्थडे है, पर वो समझाता है कि वो अपने क्लासमेट से कुछ हटकर और अलग दिखाना चाहता है। वो औरत इस मजाक के लिए मान जाती है और उसे शरारती बच्चा ब्रैड बुलाती है। वो एक डेयरिंग पोज देती है और अपनी लेग्स ऊपर करती है ताकि एमसी सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो ले सके। फिर वो अपने शूज़ उतारकर मज़े से पोज देने लगती है और एमसी भी इस पूरे सीन को काफ़ी एंजॉय करता है। वो फ़ोटो खींचते हुए सोचता है कि उसका 18th बर्थडे प्रेजेंट कोई कार नहीं है, पर यह किसी सुपर कार से भी ज़्यादा फास्ट है। वो एक फ़ोटो कोलाज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। उसके सारे क्लासमेट्स दंग रह जाते हैं और जलन एनवी के मारे अपने बोरिंग गिफ्ट्स को लेकर रोने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद एमसी एक लग्जरी कार डीलरशिप पहुंचता है जहां एक सेल्स वुमन उसका स्वागत करती है। वो उसे शोरूम का टूर देने लगती है और एमसी वहां मौजूद अलग अलग कार मॉडल्स चेक करने लगता है। वहीं अंदर वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक सुंदर लड़की को कार दिला रहा है जो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। वो गंजा बूढ़ा उसे ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे रोज़ घर ड्रॉप करेगा, इसलिए उसे एक अच्छी कार की ज़रूरत है। एमसी दूर से ये सब देखकर सोचता है कि वो यहाँ कार देखने आया था, पर यहाँ तो सोप ओपरा माइंड ड्रामा चल रहा है। तभी वो उस लड़की को पहचान लेता है। वो सू वन थी, जो आने वाले वक्त की एक मशहूर एक्ट्रेस बनने वाली थी। एमसी को याद आता है कि उसकी फेम एक वायरल फोटो से शुरू हुई थी जहां वो पूल से बाहर निकल रही थी। अब डैश प्रेजेंट डैश में वो बिजनेसमैन उस पर साथ में ड्रिंक पीने का दबाव प्रेशर डाल रहा था, पर वो मना कर देती है कि उसकी ऑफिस में मीटिंग है। बूढ़ा गुस्से में आ जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसके प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देगा। वो कहता है कि ज़्यादा नाटक मत करो और ऑफर एक्सेप्ट कर लो, वरना वो अपने इन्फ्लुएंस से उसे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा देगा। लेकिन वो एक्ट्रेस डरती नहीं है और साफ कह देती है कि उसका जवाब नो है, चाहे वो इन्वेस्ट करे या ना करे। उसी वक्त एमसी के सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है और सिस्टम उसे एक स्पेशल मिशन देता है। मिशन ये था कि उसे सू वन की मदद करनी है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। एमसी सोचता है कि उसे पहले अपनी अमीरी साबित करनी होगी ताकि वह सू वन का भरोसा जीत सके। सबका ध्यान खींचने के लिए वो सेल्स वुमन के पास जाता है और काफ़ी तेज़ आवाज़ में पूछता है कि लाफरारी खरीदने की क्या कंडीशंस हैं। सेल्स वुमन समझाती है कि वो एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है और ख़रीदार के पास पहले से उसी ब्रांड की 5 गाड़ियाँ होनी चाहिए। एक स्माइल के साथ हमारा हीरो पूछता है, तो क्या तुम ये कह रही हो कि मैं सुपर कार को खरीदने के लायक क्वालिफाइड नहीं हूँ? सेल्स वुमन कहती है कि ये पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है और एमसी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि वो गाड़ी कैसे हासिल कर सकता है। वो गंजा बूढ़ा शक करने लगता है कि ये लड़का आखिर किस खानदान से है और वो देखना चाहता है कि कहीं ये सिर्फ लंबी लंबी तो नहीं फेंक रहा। एक्ट्रेस हैरान रह जाती है क्योंकि उसका बॉस वैंग भी कभी $3 मिलियन की कार नहीं खरीदता और यहाँ ये लड़का सबसे महंगे मॉडल को कैश में लेना चाहता है। सेल्स वुमन वार्न करती है कि कस्टमाइजेशन के साथ कार की कीमत 50 मिलियन युआन तक जा सकती है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे प्राइस पता है और ये चलेगा, तो एम्प्लॉय तुरंत अपने मैनेजर को बुलाने भागती है। तभी वहां मैनेजर के साथ वही ब्लॉन्ड लड़का ऑक्शन वाला आता है जो एमसी को देखकर खुशी से ग्रीट करता है। एमसी समझाता है कि वो शहर में नया है और उसे बिना कार के रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो कैजुअली एक कार लेने आया है। उसका ब्लॉन्ड दोस्त हैरान होकर कहता है कि ये तो हम्बल ब्रैगिंग, दिखावा ना करने का दिखावा का एक नया ही लेवल है। इसके बाद ब्लॉन्ड लड़का एमसी की कलाई पर बंधी $18 मिलियन की वॉच की तरफ इशारा करके मैनेजर से कहता है कि आज उसके हाथ एक बहुत बड़ी सेल लगी है। एमसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और सबको अपनी महंगी घड़ी दिखाता है। मैनेजर घड़ी की कीमत जानकर दंग रह जाता है और समझ जाता है कि ये लड़का कोई मामूली क्लाइंट नहीं है। मैनेजर कहता है कि क्रेडिट चेक तो बस एक फॉर्मेलिटी है और तुरंत कार रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर देता है। एक्ट्रेस और बूढ़ा ये सब देखते रह जाते हैं। ब्लॉन्ड लड़का कैलकुलेशन लगाता है कि एमसी का खर्चा 100 मिलियन युआन के पार जा चुका है। वो गंजा बूढ़ा कार से अपना ध्यान हटाकर फिर से एक्ट्रेस पर दबाव डालता है कि वो उसके साथ ड्रिंक पर चले, पर वो मना कर देती है। गुस्से में बूढ़ा उसे आखिरी चेतावनी अल्टीमेटम देता है कि या तो वो उसके साथ चले, वरना उसका करियर खत्म समझो, और वो वहां से निकल जाता है। तभी एमसी एक्ट्रेस को उसके नाम से बुलाता है और वो हैरान होकर मुड़ती है। एमसी अपना इंट्रो जियांग चेंग के रूप में देता है और कहता है कि क्योंकि उस बूढ़े ने पीछा छुड़ाया है तो अब वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। लड़की शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच है। उसे लगता है कि ये लड़का उसे इस मुसीबत से बचा सकता है। एमसी कहता है कि अभी उसके कुछ और प्लान्स हैं और वो कल बात करेंगे, तो लड़की मीटिंग फिक्स करने के लिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेती है। दोनों अपने फ़ोन्स पर कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और वो कल मिलने का वादा करके बाय बोलती है। एमसी मैनेजर से पूछता है कि वो कार कब ले जा सकता है, तो मैनेजर बताता है कि कम से कम 1 साल का वेटिंग पीरियड है। एमसी निराश हो जाता है और कुछ ऐसा ढूंढने का सोचता है जिससे कार जल्दी मिल सके। उसका ब्लॉन्ड दोस्त उसे कुछ दिनों बाद होने वाले एक कार शो में इनवाइट करता है जहां ऑन द स्पॉट कार मिल सकती है और एमसी मान जाता है। कुछ देर बाद वो एक फैंसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां वही ब्लॉन्ड औरत बटलर उसे टेबल की तरफ इशारा करके बुलाती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्रैब रो राइस ट्राई करने को कहती है। टेबल पर कई तरह की सोफिस्टिकेटेड डिशेस सर्व की जाती हैं और दोनों के बीच का माहौल काफ़ी इंटेंस और स्पेशल लग रहा है। एमसी उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ एक स्पेशल नाइट बिताने में इंटरेस्टेड है। औरत उससे थोड़ा रेस्ट मांगती है क्योंकि पिछली रात दोनों के लिए काफ़ी इवेंटफुल रही थी। एमसी कहता है कि वो उसे रेस्ट करने देगा, पर तभी जब वो उसे किसी प्यारे निकनेम से बुलाए तब वो उसे हबी कहती है और एक किस करती है। निकनेम से सैटिस्फाइड होकर एमसी उसे थोड़ी देर और सोने देता है। एक क्यूट सा चेहरा बनाकर वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो कितना महान है जो उसकी इतनी फिक्र करता है। फिर एमसी उससे पूछता है कि क्या वो सू वन को जानती है।
वो ब्लॉन्ड बटलर कंफर्म करती है कि वो एक्ट्रेस उसी की कंपनी में काम करती है। फिर थोड़ी उदास आंखों से वो पूछती है कि क्या एमसी सच में उस एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गया है। एमसी समझाता है कि ऐसा नहीं है, पर उसे डीलरशिप पर मिलने के बाद उस एक्ट्रेस में काफ़ी पोटेंशियल हुनर दिखा है। ब्लॉन्ड बटलर मानती है कि कंपनी सू वन की कदर नहीं करती, जबकि उसके पास काफ़ी टैलेंट है। वो ऑफर करती है कि वो एमसी को एक्ट्रेस के करीब पहुंचने में मदद करेगी। एमसी उसे पगली बोलता है और यकीन दिलाता है कि वो अपनी सारी औरतों का अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वो एक्ट्रेस में इन्वेस्टमेंट की बात करती है। हमारा हीरो अपना इरादा पक्का बताता है, पर वो वार्न करती है कि सू वन को हायर करने के लिए उसे एक अपनी कंपनी खोलनी होगी और उसका पुराना कॉन्टैक्ट खरीदना बायआउट पड़ेगा। एमसी कहता है कि फिक्र मत करो, वो उसे ही उस नई कंपनी का इंचार्ज बना देगा, शेयर्स और बाकी सबके साथ। वो शेयर्स लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए अच्छी सैलरी ही काफ़ी है। एमसी उसे प्यार से डांटता है और कहता है कि उनके बीच इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब काफ़ी क्लोज हैं। वो उसके और करीब आती है और बड़े प्यार से उसका चेहरा चूमती है। आंखों में आंसू लेकर वो कन्फेस करती है कि एमसी से मिलने से पहले उसकी ज़िंदगी बेमतलब थी और अब उसे लग रहा है कि वो सच में जी रही है। जब वो उसे गले लगा रहा होता है तभी एक्ट्रेस का मैसेज आता है, जो कल की मीटिंग का टाइम और जगह पूछ रही थी। मुस्कुराते हुए एमसी सोचता है कि ये बड़ी स्टार लगता है डील पक्की करने की बड़ी जल्दी में है। मीटिंग के लिए एमसी गाड़ी रोकता है और एक्ट्रेस उसका स्वागत करती है। वो कार में बैठती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। एमसी जवाब देता है, एक लग्जरी होटल। वहां पहुंचकर वो ड्रामा के बारे में पूछती है और बताया जाता है कि वो एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसका बजट काफ़ी लिमिटेड है। जब एमसी सुनता है कि बजट सिर्फ 5 मिलियन है तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। उसे शक होता है कि इतने कम बजट वाले प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या ही होगी, इसलिए एक्ट्रेस उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि स्टोरी प्लॉट बहुत अच्छी है और काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो स्क्रिप्ट निकालने लगती है। हमारा हीरो स्क्रिप्ट को साइड हटा देता है और कहता है कि उसे सिर्फ इन्वेस्ट करने से मतलब है। वो कहता है कि वो अभी के अभी पैसे वायर ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसे सुनकर एक्ट्रेस दंग रह जाती है। उसने आज तक ऐसा इन्वेस्टर नहीं देखा था। हमारा हीरो उसे बॉस बुलाने को कहता है तो एक्ट्रेस क्यूरियोसिटी में पूछती है कि आखिर उसकी उम्र क्या है। उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 60 हो जाता है और वो पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना है। एक्ट्रेस उसे उसकी उम्र को लेकर छेड़ती है और पूछती है कि क्या वो 20 का नहीं बल्कि 18 का है, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी यंग है। एमसी स्मर्क करते हुए कहता है कि वो कुछ और ही सोच रहा था, जिस पर वो उसे लिटिल डेविल बुलाती है। खाना आने पर वो उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है, पर एमसी कहता है कि उसे बस एक ही थैंक्स चाहिए कि वो एक बड़ी स्टार बन जाए। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया है और उसे एक कंपनी के 20% शेयर्स मिल गए हैं। खाते वक्त वो सोचता है कि उसे अपने पेरेंट्स को अपनी इस नई अमीरी के बारे में बता देना चाहिए, ताकि जब वो घर जाए तो उन्हें झटका ना लगे। वो अपने डैड को कॉल करता है, जो उसे उसकी शार्प इन्वेस्टमेंट और कंपनी की सक्सेस के लिए बधाई देते हैं। डैड उसकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करते हैं और माँ मजाक करती हैं कि डैड अपने दोस्तों के सामने बेटे की कामयाबी की बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। एमसी पूछता है कि क्या उन्हें कोई गिफ्ट चाहिए, पर डैड उसे हम्बल रहने और ज़्यादा हवा में ना उड़ने की सलाह देते हैं। कॉल खत्म करके वो एक्ट्रेस को शॉपिंग पर इनवाइट करता है और वो मजाक में उसे अपना शुगर डैडी बोलकर मान जाती है। खाना खत्म करके वो लोग एक सुपर एक्सपेंसिव वॉच स्टोर पहुंचते हैं। वहां एंट्रेंस पर एम्प्लॉय का स्वागत देखकर एक्ट्रेस दंग रह जाती है। अंदर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, एक सीनियर एक्ट्रेस लिन रू, जो एक उम्रदराज आदमी के साथ थी। सू वॉन एक्ट्रेस उसे ग्रीट करती है तो लिन रू थोड़ा हिचकिचाती है, पर कहती है कि वो बस अपने एक दोस्त के साथ आई है। वो बूढ़ा आदमी कमेंट करता है कि एमसी काफ़ी टैलेंटेड और हैंडसम दिखता है। सिस्टम उस बूढ़े को एनालाइज करता है और उसके स्टैट्स दिखाता है। लिन रू उस बूढ़े को बताती है कि सू वॉन उसके एक पुराने ड्रामा में थी। वो बूढ़ा अपना इंट्रो एक फिल्म इन्वेस्टर के रूप में देता है और सू वॉन को अपना कार्ड पकड़ाता है। लिन रू मन ही मन सोचती है कि सू वॉन उसके लेवल की नहीं है। कार्ड हाथ में लिए सू वॉन सोचती है कि ये इंडस्ट्री फेक दोस्तों से भरी पड़ी है, जो बस फ़ायदा उठाना जानते हैं। सेल्स पर्सन एमसी से पूछता है कि वो कौन सी वॉच ढूंढ रहा है, तो वो कहता है कि अभी तक उसे कुछ पसंद नहीं आया। वो कहता है कि उसे 500,000 से शुरू होने वाले मॉडल्स दिखाओ, क्योंकि सस्ती घड़ियां उसकी माँ के लिए अच्छी नहीं रहेंगी। इतना बड़ा प्राइस सुनकर सीनियर एक्ट्रेस लिन रू के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि एक आम आदमी को इतना कमाने में कितना वक्त लगेगा। सू वॉन वहीं बैठकर एक मैगजीन पढ़ने का नाटक करती है, पर अंदर ही अंदर वो मज़े ले रही थी कि कैसे एमसी ने उस सीनियर एक्ट्रेस की बोलती बंद कर दी। एमसी उसके पास चलकर जाता है और पूछता है कि क्या उसे कोई वॉच पसंद आई, पर सू वॉन कहती है कि वो बस देख रही है, क्योंकि वो इतनी महंगी घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी सिस्टम एमसी को एक रैंडम टास्क देता है, सू वॉन को एक वॉच गिफ्ट करो ताकि रिलेशनशिप और मजबूत हो सके। एमसी तुरंत उससे कहता है कि जो पसंद हो वो चुन लो। सू वॉन बड़े पोलाइट तरीके से मना कर देती है और कहती है कि जब उसके पास पैसे होंगे तब वो खुद खरीद लेगी। दूर से देख रही सीनियर एक्ट्रेस लिन रू को लगता है कि ये दोनों बस दिखावा कर रहे हैं और वो उन्हें बेइज्जत करने का मौका ढूंढने लगती है। सेल्स पर्सन एमसी के लिए कुछ टॉप क्लास महंगी वॉचेस निकालता है और उसे पहनाने में मदद करता है।
जैसे ही वॉच एमसी की कलाई पर आती है वो एकदम चमकने लगती है। एम्प्लॉय तारीफ करता है कि ये उन पर बहुत जच रही है। एमसी एक्ट्रेस से उसका ओपिनियन मांगता है और वो भी मानती है कि वॉच शानदार लग रही है। एमसी कहता है कि ये थोड़ी ढीली लूज है, तो सू वॉन खुद आगे बढ़कर उसे टाइट करने लगती है। तभी एमसी एक काफ़ी चीकी शरारत भरा कमेंट मार देता है। एमसी की फ्लर्टिंग देखकर एक्ट्रेस शर्म से लाल हो जाती है और उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 70 हो जाता है। एमसी हैरान होता है कि फ्रेंडशिप इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। फिर वो खड़ा होता है और सेल्स पर्सन से कहता है कि दोनों वॉचेस रैप कर दो। स्टोर एम्प्लॉय दंग रह जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में दोनों लग्जरी वॉचेस खरीदना चाहता है। यह देखकर सीनियर एक्ट्रेस और वो बूढ़ा इन्वेस्टर शॉक में आ जाते हैं कि एमसी ने 2 मिलियन की परचेज कर ली है। उन्हें लगता है कि ये लड़का बस शो ऑफ कर रहा है। फिर एमसी सू वॉन से अपनी माँ के लिए वॉच पसंद करने में मदद मांगता है और वो एक बहुत ही एलिगेंट मॉडल दिखाती है। सेल्स पर्सन उसकी चॉइस की तारीफ करता है और बताता है कि उन वॉचेस की कीमत 800,000 से ज़्यादा है। एमसी उस लड़की से कहता है कि वो खुद पहनकर दिखाए कि वॉच कैसी लग रही है। वो पीछे खड़ी सीनियर एक्ट्रेस की सस्ती घड़ी पर ताना मारता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से तमतमा उठती है। उनके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए हमारा हीरो सारी चारों 4 वॉचेस पैक करने को कहता है और अपना कार्ड पेमेंट के लिए पकड़ा देता है। पेमेंट होने के बाद सू वॉन वो वॉच उतारने लगती है ताकि सेल्स पर्सन को वापस दे सके, पर एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसके लिए गिफ्ट है। एक्ट्रेस शर्म के मारे मना करने लगती है कि ये बहुत महंगी है और वो इसे नहीं ले सकती। एमसी जिद करता है कि ये तो बस एक छोटी सी चीज़ है और पेमेंट हो चुकी है, तो अब ये वापस नहीं होगी। लड़की फिर भी मना करती है तो एमसी बहाना बनाता है कि ये वॉच उसकी माँ पर सूट नहीं करेगी और ये उसका वेलकम गिफ्ट है। फिर एमसी एक सीरियस लुक देता है और पूछता है, क्या तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? ये समझते हुए कि वो उसका फ्यूचर बॉस है, वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 75 हो जाता है। सेल्स पर्सन 4 मिलियन का रिसीप्ट थमाता है और उन्हें स्टोर की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी देता है। उस वक्त सीनियर एक्ट्रेस लिन रू गुस्से में जल भुन जाती है कि एक रूकी नया कलाकार के पास उससे महंगी घड़ी कैसे आ गई। सीनियर एक्ट्रेस अपना गिफ्ट मांगती है, पर सेल्स पर्सन साफ मना कर देता है कि उनके लिए कोई गिफ्ट अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर वो बूढ़ा इन्वेस्टर गुस्से में वहां से निकल जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था। सेल्स पर्सन उस सीनियर एक्ट्रेस से पूछता है कि क्या वो अभी भी अपनी वॉच लेना चाहती है, पर वो शर्म के मारे मना कर देती है और वहां से कट लेती है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और एमसी को एक रैंडम कैशबैक रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, सिस्टम उसे 13,165,000 का रिटर्न देता है। फ़ोन चेक करते ही एमसी देखता है कि उसे 8 मिलियन का साफ मुनाफे प्रॉफिट हुआ है, तो वो और गिफ्ट्स खरीदने का फैसला करता है। दोनों एक लग्जरी हैंडबैग स्टोर पहुंचते हैं। एमसी उससे पसंद पूछता है, पर लड़की शर्माते हुए मना कर देती है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए एमसी सेल्स पर्सन से सबसे पॉपुलर मॉडल्स दिखाने को कहता है। सेल्सवुमन 2 बैग्स दिखाती है और एमसी बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करके दोनों बैग्स खरीद लेता है। सेल्सवुमन बताती है कि टोटल 120,000 हुआ है और अब वो स्टोर के स्पेशल मेंबर बन गए हैं। इतना खर्चा देखकर एक्ट्रेस अपने नए बॉस की जेनरॉसिटी दरियादिली से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। शॉपिंग के बाद वो एमसी को थैंक यू बोलने के लिए अपने अपार्टमेंट पर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। एमसी मजाक करता है कि उसे अपनी हिफाजत करनी होगी क्योंकि अगर वो थोड़ा टिप्सी नशे में हो गया तो एक्ट्रेस उसका फ़ायदा उठा सकती है। ये सुनकर लड़की ब्लश करने लगती है। एमसी कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और उसे कंपनी देने के लिए थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाता है। लड़की उसकी कार को जाते हुए देखती है और सोचती है कि वो सच में एक अच्छा बंदा है और उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 80 हो जाता है। एमसी को लगता है कि अब वो उसे पूरी तरह इंप्रेस करने के काफ़ी करीब है। वो कार चलाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और सोचता है कि जल्द ही ये एक्ट्रेस उसकी होगी। आधे घंटे बाद वो अपने लग्जरी विला पहुंचता है, जहां मैनेजर उसका स्वागत करती है और बताती है कि उसका बाथ नहाने का पानी तैयार है। मैनेजर उसे पूल में देखते हुए सोचती है कि इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देनी होगी। एमसी पानी में रिलैक्स करते हुए मैनेजर से पूछता है कि क्या मेनू में कुछ स्पेशल और महंगी डिशेज हैं। एम्प्लॉय समझाती है कि होटल में चाइनीज़, फ्रेंच और जापानी हर तरह की लग्जरी कुजीन मिलती है। वो येलो क्रोकर और वाइट ट्रफल्स जैसी महंगी डिशेज रिकमेंड करती है। एमसी उन इंग्रेडिएंट्स को पहचान लेता है और सोचता है कि अब वो सिस्टम से मिला एक नया आइटम यूज़ कर सकता है। पूल से निकलकर एमसी उस लड़की मैनेजर के पास जाता है और एक रिलैक्सिंग मसाज अरेंज करने को कहता है। मैनेजर तुरंत मान जाती है और कहती है कि वो रूम में चलकर मसाज शुरू कर सकते हैं। रूम में पहुंचकर एमसी बेड पर लेट जाता है और इंतज़ार करने लगता है। फिर वो लड़की बेड पर आती है और मसाज शुरू करने के लिए पोजीशन लेती है। वो लड़की बेड पर आकर एमसी की पीठ पर मसाज शुरू करती है। वो एक वायल शीशी से थोड़ा मसाज ऑयल अपने हाथों में निकालती है। एमसी हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली मसाज नहीं बल्कि एक इलेबोरेट अरोमा थेरेपी मसाज है।
वो औरत कहती है कि होटल का स्पा उनकी स्पेशलिटी है, इसलिए वो बस अपनी आंखें बंद करे और बॉडी को रिलैक्स होने दे। जैसे ही वो उसकी पीठ पर मसाज शुरू करती है, हमारा हीरो उस सुकून के पल को एंजॉय करने लगता है। पर जैसे जैसे मसाज आगे बढ़ती है, एमसी थोड़ा फ्लस्टर्ड बेचैन होने लगता है। वो औरत उसे एक सेडक्टिव लुक देती है, जैसे वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्पेशल सर्विस ऑफर कर रही हो। इस पॉइंट पर माहौल काफी गर्म हो जाता है और एमसी को उसकी असली नीयत समझ आने लगती है। वो सोचने लगता है कि क्या वो ज्यादा सोच रहा है या सच में मैनेजर उसे कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है। पर तभी मैनेजर अनाउंस करती है कि सर्विस खत्म हो गई है और वो उसे कल कार इवेंट के लिए लेने आएगी। एमसी थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। अगली सुबह कार शो पूरी तरह पैक्ड होता है। हर तरफ लग्जरी गाड़ियां और बड़े बड़े लोग फोटोज खिंचवा रहे होते हैं। एमसी हॉल में अकेला पहुंचता है क्योंकि उसके दोस्त को कुछ काम आ गया था। उसे गाड़ियां तो कूल लगती हैं, पर उनके प्राइसेस देखकर वो ज्यादा इंप्रेस नहीं होता क्योंकि सबसे महंगी कार भी सिर्फ 2.2 मिलियन की थी। तभी अचानक एमसी को अपना एक पुराना ग्रुप दिखता है और वो सोचता है कि उसके स्कूल के पुराने क्लासमेट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि उनमें से एक लड़की वहाँ कार मॉडल के रूप में काम कर रही है। वो रेड ड्रेस में इतनी शानदार लग रही थी कि इवेंट में सबकी नज़र उसी पर थी। एक लड़का उससे पूछता है कि वो काम से कब फ्री होगी, पर दूसरा क्लासमेट उसे टोक देता है और कहता है कि उसे परेशान ना करे। वो मॉडल सब सुन लेती है, पर कोई जवाब नहीं देती और अपना काम करती रहती है। हमारा हीरो उन लड़कों के पास जाता है जो उसे देखकर दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एमसी उनसे सवाल करता है कि क्या उन्होंने कोई सीक्रेट आउटिंग प्लान की थी जो उसे किसी ने बुलाया नहीं। उनमें से एक क्लासमेट गुस्से में सोचता है कि उन्होंने जानबूझकर उसे ट्रिप से बाहर रखा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ मिल जाएगा। हरे बालों ग्रीन हेयर वाला लड़का एक दूसरे दोस्त की तरफ इशारा करके ताना मारता है कि यही इससे पूछ लो। तभी दो लड़कियां कमेंट करती हैं कि एमसी पहले से काफ़ी हैंडसम हो गया है और एक तो यहाँ तक पूछ लेती है कि क्या उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ग्रीन हेयर दोस्त उसे गले लगाता है और कहता है कि उसकी तो आवाज़ भी बदल गई है। एमसी उनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ गाड़ी खरीदने आए हैं। एक लड़की कहती है कि वो तो बस मॉडल्स देखने आए हैं, गाड़ियाँ खरीदने नहीं। उसी वक्त सिस्टम उस लड़की मॉडल के स्टैट्स दिखाता है। एमसी उसकी हाई फ्रेंडशिप लेवल और प्राइवेसी वैल्यू देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इनका फ्रेंडशिप लेवल इतना हाई कैसे है, जबकि उन्होंने स्कूल में दोस्ती इतनी ज़्यादा कैसे है। ये सोचकर एमसी थोड़ा खो गया था। तभी ग्रीन बालों वाला दोस्त उसे टोकता है और पूछता है कि वो ख्यालों में क्यों डूबा है। वो दोस्त एमसी से टकराता है तो एमसी उसे ध्यान से चलने को बोलता है। वो दोस्त पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो इतना अजीब बिहेव कर रहा है। इन सब बातों को इग्नोर करके एमसी उस कार मॉडल के पास जाता है और उसे वेव करके कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो उस रेड ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। लड़की स्माइल करती है और पूछती है कि क्या वो भी इवेंट में आया है, तो एमसी बोलता है कि वो बस लग्जरी कार्स देखने आया है। फिर एमसी अपने बाकी दोस्तों से पूछता है कि क्या वो कार खरीदने वाले हैं, तो एक दोस्त उसे गुस्से में सुनाता है और कार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। एमसी उसे मजाक में कहता है कि तुम्हें तो बड़ा ज्ञान है, और वो दोस्त बताता है कि इस कार की कीमत 5,50,00,000 से ज्यादा है। एमसी स्मर्क करके उसे उकसाता है कि जब इतना पता है तो खरीद क्यों नहीं लेते। तभी वो मॉडल बीच में बोलती है कि बस करो, मैं काम कर रही हूँ और तुम लोग यहाँ तमाशा मत बनाओ। वो दोस्त इस मौके का फायदा उठाता है और लड़की से कार चुनने में मदद मांगता है, ये बोलकर कि उसे अच्छे मार्क्स मिलने पर गिफ्ट चाहिए। लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है और मना कर देती है कि उसे कार्स की ज़्यादा समझ नहीं है, वो सेल्स पर्सन से बात करें। जब वो दोस्त लड़की से चिपकने की कोशिश करता है तो एमसी उसकी पोल खोल देता है कि वो बस कार के बहाने लड़की से बातें करना चाहता है। वो दोस्त एमसी को कार खरीदने का चैलेंज देता है। एमसी मजाक में मैनेजर से पूछता है कि क्या कार के साथ ये मॉडल भी मिलती है। लड़की को ये मजाक फनी लगता है और वो बोलती है कि तुम सबके सामने इतना डायरेक्ट सवाल पूछने में काफ़ी बोल्ड हो। क्लासमेट बोलता है कि शो ऑफ मत करो, वो काम कर रही है, पर एमसी कहता है कि वो सीरियस है। तभी इवेंट मैनेजर वहां आ जाता है और लड़की को काम के वक्त बातें करने के लिए डांटता है। लड़की तुरंत माफ़ी मांगती है। वो दुश्मन दोस्त सारा इल्ज़ाम एमसी पर डाल देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो कार खरीद कर दिखाओ, क्योंकि तुम काम में रुकावट डाल रहे हो। एमसी फिर से अपना सवाल दोहराता है कि कार तभी अच्छी लगती है जब मॉडल उसके साथ हो। मैनेजर एमसी की रिस्ट पर महंगी वॉच नोटिस करता है और उसका रवैया तुरंत बदल जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम कार खरीदते हो तो मॉडल भी तुम्हारे साथ चलेगी। बिना सोचे समझे एमसी अपना कार्ड निकालता है और मैनेजर को पूरी पेमेंट तुरंत करने को बोलता है। सारे क्लासमेट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि कार की कीमत 8,80,00,000 से ज़्यादा है। उन्हें यकीन नहीं होता कि एमसी इतना अमीर है। पिंक ड्रेस वाली लड़की इम्प्रेस हो जाती है। वो दुश्मन दोस्त चिल्लाता है कि एमसी झूठ बोल रहा है ताकि लड़की मुसीबत में पड़ जाए, पर एमसी उसे इडियट बोल देता है। मैनेजर स्माइल करते हुए कंफर्म करता है कि इस सेल का कमीशन उस लड़की मॉडल को मिलेगा। ये सुनते ही उसकी फ्रेंडशिप लेवल 80 तक पहुंच जाती है। एमसी मैनेजर को याद दिलाता है कि मॉडल कार के साथ इंक्लूडेड है। वो दुश्मन क्लासमेट गुस्से में है
और सोच रहा है कि जैसे ही पेमेंट फेल होगी वो एमसी की सबके सामने बेइज्जती करेगा। हमारा एमसी अपना कार्ड देता है और पूछता है कि क्या वो कार आज ही ले जा सकता है। मैनेजर उसे बैठने को बोलता है ताकि डील फाइनलाइज हो सके। कार्ड मशीन तुरंत ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देती है और 8 मिलियन 80 लाख की पेमेंट बिना किसी रुकावट के हो जाती है। पेमेंट होते ही मैनेजर स्माइल करता है और उस मॉडल को बोलता है कि जब तक पेपर वर्क हो रहा है वो एमसी का अच्छे से ध्यान रखे। वो दुश्मन दोस्त राइवल दंग रह जाता है ये देखकर कि उसने सच में 80 लाख खर्च कर दिए। वो सबके सामने बुरी तरह जलील हो जाता है। क्लासमेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ग्रीन बालों वाला दोस्त बोलता है कि स्कूल में तो ये बड़ा नॉर्मल रहता था, पता नहीं इतना अमीर कब बन गया। वो पिंक ड्रेस वाली लड़की तुरंत फ्लर्टिंग शुरू कर देती है और फरारी में राइड मांगती है, जिससे उसके फ्रेंडशिप स्टैट्स 95 तक पहुंच जाते हैं। पर चश्मे वाला दोस्त उसका मजाक खराब कर देता है ये बोलकर कि कार में सिर्फ 2 सीट्स हैं तो जगह नहीं होगी। पिंक ड्रेस वाली लड़की पलटकर जवाब देती है कि वो पैसेंजर सीट पर बैठ जाएगी क्योंकि मॉडल तो सारा दिन कार्स में ही बैठी रहती है। बैठकर हमारा एमसी सोचता है कि इस लड़की का फ्रेंडशिप लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया और उसे समझ आता है कि ये 1 नंबर की गोल्ड डिगर है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी एमसी कहता है कि कार तभी ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो मॉडल उसमें बैठी हो। एक क्लासमेट बीच में आग लगाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप इसी मॉडल की वजह से हुआ है। रेड ड्रेस वाली मॉडल ये सुनकर हैरान हो जाती है कि एमसी का ब्रेकअप हो चुका है। एमसी खड़ा होता है और साफ बोलता है कि ब्रेकअप का किसी और से कोई लेना देना नहीं है और ये मॉडल वैसे ही बहुत सुंदर है। ग्रीन बालों वाला दोस्त एमसी की $1 मिलियन काफ़ी महंगाई की वॉच देखकर शॉक हो जाता है और इल्ज़ाम लगाता है कि वो इतने दिन गरीब होने का नाटक कर रहा था। एमसी शांति से समझाता है कि उसने एग्जाम्स में टॉप किया था, इसलिए घर वालों ने जिद करके ये गिफ्ट दिलवाया। वो राइवल चिढ़ जाता है और बात बदलने के लिए डिनर पर चलने को बोलता है। वो गोल्ड डिगर लड़की एमसी को मॉल चलने के लिए इन्वाइट करती है। एमसी पोलाइटली मना कर देता है कि उसके पहले से प्लान्स हैं, पर वो अपने होम टाउन में मिल सकते हैं। पिंक ड्रेस वाली लड़की मान जाती है और बोलती है कि रॉन्क्यूइंग सिटी आते ही मुझे कॉल करना। इसके बाद एमसी उस मॉडल को गुड बाय बोलता है और कहता है कि वो थोड़ी और जगह घूमने जा रहा है। वो मॉडल के पास जाकर कहता है कि हम क्लासमेट्स हैं तो फिर कभी मिलेंगे। तभी एक सेल्सवुमन एमसी के पास आती है और पूछती है कि क्या वो कोई और कार देखना चाहता है और वो एक दूसरी लग्जरी कार की तरफ इशारा करती है। एमसी उस कार के अंदर का रोमांटिक सीन इमेजिन करता है और सोचता है कि ये कार एकदम परफेक्ट रहेगी। ये सोचकर एमसी अपने ऑप्शंस चेक करने लगता है। वो कार की कीमत पूछता है तो सेल्सवुमन बताती है कि इसकी कीमत 9.5 मिलियन 95 लाख है। वो 3 साल की मेंटेनेंस की बात करती है, पर एमसी उसे बीच में ही टोक देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं ये कार ले रहा हूँ। वो एमसी फिर डिलीवरी सेरेमनी के बारे में पूछता है तो एम्प्लॉय कहती है कि वो उसके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन अरेंज कर सकती है, पर हमारा एमसी मना कर देता है और समझाता है कि ये कार एक गिफ्ट है, इसलिए वो बस डिलीवरी के लिए एड्रेस भेज देगा। वहीं एक पिंक बालों वाली स्ट्रीमर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और अपने फॉलोअर्स को वो लग्जरी कार दिखा रही होती है। वो स्ट्रीम में कहती है कि कार बहुत सुंदर है और जो भी इसे गिफ्ट देगा उसे तुरंत सच्चा प्यार मिल जाएगा। तभी वो औरत एमसी की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि अगर स्ट्रीम पर 3000 लाइक्स आए तो वो उसका लाइव इंटरव्यू लेगी। स्ट्रीमर को वहां ऐसे ही खड़े देखकर एक एम्प्लॉय पास आती है और पूछती है कि क्या वो ऑर्डर दे रही हैं या बस घूम रही हैं। पिंक बालों वाली लड़की थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि वो बस कार देखना चाहती थी। इस वजह से सेल्सवुमन स्ट्रीमर से प्रूफ ऑफ एसेट्स, पैसा होने का सबूत मांगती है ताकि वो वहां रुक सके। स्ट्रीमर चिढ़ जाती है और एमसी की तरफ इशारा करके बोलती है कि वो तो बिना किसी रोक टोक के अंदर आ गया, पर एम्प्लॉय कहती है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। स्ट्रीमर की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि उसके फॉलोअर्स कमेंट करने लगते हैं कि उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है और वो रिच गाय ऑफ एमसी का इंटरव्यू मांगने लगते हैं। दूर से देख रही वो मॉडल शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एमसी ने आधे घंटे से भी कम वक्त में $20 मिलियन खर्च कर दिए। वो सोचती है कि उसके परिवार के साथ हादसा होने से पहले भी वो कभी इतना पैसा इतनी आसानी से खर्च नहीं कर सकते थे। 2 घंटे बाद एमसी अंगड़ाई लेता है क्योंकि कार के सारे पेपर वर्क खत्म हो चुके होते हैं। मैनेजर उसे कार की चाबी देता है और लाइसेंस प्लेट के बारे में पूछता है। एमसी सोचता है कि कोई स्पेशल प्लेट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी सिस्टम बीच में आता है और उसे उसके इनिशियल्स नाम के पहले अक्षर वाली एक कस्टम प्लेट गिफ्ट करता है। एमसी को ये काफ़ी सही लगता है। एक एम्प्लॉय प्लेट रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए आता है और एमसी आगे बढ़ने को बोलता है। प्लेट देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पर क्लाइंट के इनिशियल्स थे। उसने आज तक किसी की इतनी पहुंच रीच नहीं देखी थी। एमसी उसे बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, उसने ये नंबर पहले ही रिजर्व कर लिया था। मैनेजर एमसी की किस्मत की तारीफ करता है कि ये प्लेट बहुत ही मीनिंगफुल और इम्प्रेसिव है। तभी एक मैकेनिक बताता है कि नई लाइसेंस प्लेट लग चुकी है। ये वीआईपी ट्रीटमेंट देखकर मैनेजर अंदाज़ा लगाता है कि एमसी पक्का किसी बड़े पॉलिटिशियन या टाइकून का रिश्तेदार होगा। कुछ देर बाद वो मॉडल एमसी के पास आती है और उसे दिन भर की चीज़ों के लिए थैंक्स बोलती है।
वो लड़की एमसी को डिनर के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है और ट्रीट उसकी तरफ से होगी। एमसी जवाब देने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है और उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ जाती है। वो कॉल उठाकर हेलो बोलता है। फ़ोन की दूसरी तरफ उसका दोस्त फूट फूट कर रो रहा होता है। वो बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसे एमसी के साथ ड्रिंक पर मिलना ही पड़ेगा, वरना वो। दोस्त की बात सुनकर हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है। उसका दोस्त बोल रहा था कि अगर वो मिलने नहीं आया तो वो नदी में कूद जाएगा। तभी एमसी के पास उस दोस्त का टेक्स्ट आता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसे पीने चलना है। इस वजह से एमसी को अपनी डेट पोस्टपोन करनी पड़ती है। वो मॉडल लड़की बिना किसी प्रॉब्लम के मान जाती है। बार पहुंचकर एमसी देखता है कि वो ग्रीन बालों वाला दोस्त अकेला बैठा पी रहा है। एमसी उसका मजाक उड़ाता है कि क्या तेरा नदी में कूदने का प्लान अभी भी है। वो दोस्त रोता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो लड़की उसे बस यूज कर रही थी। वो बताता है कि जब वो वॉशरूम गया तो वो लड़की किसी और के पीछे चली गई। एमसी ड्रामा से थक चुका था, इसलिए वो बोलता है कि सीधा सीधा बता कि हुआ क्या। दोस्त कन्फेस करता है कि उसने उन दोनों को हॉलवे में किस किस करते देख लिया, जिसने उसका दिल तोड़ दिया। एमसी बोलता है कि तुम दोनों कभी रिलेशन में थे ही नहीं, तो दिल कैसे टूट गया। पर दोस्त बोलता है कि इतना कड़वा मत बोलो। फिर एमसी उसे समझाता है कि वो लड़की तेरे लायक नहीं थी और अच्छा हुआ उस दूसरे लड़के ने उसे ले लिया। एमसी बताता है कि उसने पहले ही सुना था कि उस लड़की की पर्सनल लाइफ बहुत खराब है और उसने वॉर्न भी किया था। फिर एमसी कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और दोनों चीयर्स करते हैं। 1 घंटे बाद एमसी अपने दोस्त को टैक्सी में बिठाता है और वो नशे में धुत दोस्त बोलता है कि वो हमेशा एमसी का साथ देगा। इसके बाद एमसी अपने फ़ोन से एक प्राइवेट ड्राइवर बुलाता है ताकि वो उसे उसकी नई स्पोर्ट्स कार में घर ले जाए। तभी एक औरत वहां आती है और एमसी को चिल्लाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की कार से दूर रहो, अगर स्क्रैच लग गया तो तुम्हारी औकात नहीं है पे करने की। एमसी बस उसकी तरफ देखकर स्मर्क करता है और सोचता है कि इसे क्या जवाब दूं। जवाब देने के बजाय एमसी अपनी चाबी से कार अनलॉक कर देता है। वो औरत अपनी गलती समझ जाती है और पूछती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे क्यों लग रहे हो। एमसी पलटकर जवाब देता है और तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं लग रही हो। उसे एमसी फनी लगता है और वो उसकी आवाज़ की तारीफ करती है। वो लड़की थोड़ा बोल्ड होने की कोशिश करती है और एमसी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा फन करना चाहते हो। पर हमारा एमसी उसे बीच में ही टोक देता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक वही स्ट्रीमर लड़की वहां आती है और बताता है कि वही ड्राइवर है जिसे एमसी ने बुलाया था। उसका नाम यिनयान है और वो काम के साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी कर रही होती है। स्ट्रीम देखने वाले लोग तुरंत एमसी को पहचान लेते हैं कि ये वही बंदा है जो ऑटो शो में आया था। एमसी मजाक करता है कि मेरी फोटो लेने के पैसे लगेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसका फ़ोन पकड़ ले। स्ट्रीमर तुरंत माफ़ी मांगती है और थोड़ा शर्मा जाती है। वो बताती है कि वो रात में ड्राइवर का काम करती है और एमसी से पूछती है कि क्या वो उसकी कार अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए शूट कर सकती है। वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपने फॉलोअर्स को बताने लगती है कि ये कार कितनी फास्ट और कमाल की है। लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स भर जाता है जब लोग कार की लाइसेंस प्लेट देखते हैं। सब कहने लगते हैं कि स्ट्रीमर कितनी लकी है जो उसे एमसी जैसा अमीर बंदा मिल गया। तभी वो पहली औरत जिसने एमसी को पहले डांटा था फ्री में ड्राइवर बनने का ऑफर देती है ताकि वो फिर से एमसी के करीब आ सके। पर एमसी उसका ऑफर ठुकरा देता है, ये बोलकर कि फ्री की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। एमसी स्ट्रीमर से पूछता है कि क्या उसे सच में ऐसी सुपरकार्स चलानी आती हैं और उसे चाबी थमा देता है। लड़की कहती है कि उसने बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स चलाई हैं क्योंकि वो पहले कार ब्लॉगर थी। सिस्टम उसकी सारी इन्फो दिखा देता है। वो लड़की पूछती है कि क्या वो ड्राइविंग के वक्त स्ट्रीम कर सकती है और वादा करती है कि कैमरा सिर्फ उस पर फोकस करेगा। एमसी को ब्रॉडकास्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो मान जाता है। वो दोनों निकल पड़ते हैं और लड़की फ़ोन पकड़कर स्ट्रीम चालू रखती है। वो अपने फॉलोअर्स को बताती है कि इतनी महंगी कार चलाकर वो बहुत नर्वस और एक्साइटेड है। एमसी मन ही मन सोचता है कि अगर सिस्टम ने उसकी रियलिटी ना दिखाई होती तो उसे लगता कि ये लड़की सच में बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वो उसकी स्ट्रीम नोटिस करता है कि फॉलोअर्स तो बहुत हैं पर डोनेशंस पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, जो उसे थोड़ा सैड लगता है। इतने व्यूअर्स होने के बाद भी उसकी कमाई बहुत कम थी। एमसी को ये अजीब लगता है और वो सजेस्ट करता है कि उसे सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि ज़्यादा कमा सके। स्ट्रीमर समझाती है कि उसे डोनेशंस मांगना नहीं आता और वो सिर्फ कार्स और शहर दिखाकर लोगों को एंटरटेन करती है। वो क्यूरियस होकर पूछती है कि ऑटो शो का मैनेजर उसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहा था, तो एमसी बोलता है क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही एक और महंगी कार खरीदते हुए देख लिया था। लड़की हैरान हो जाती है ये जानकर कि उसने ये कार आज ही खरीदी है और वो एमसी को बड़े रिस्पेक्ट से देखने लगती है। वो एक्सेलरेटर दबा देती है और लाइव चैट एकदम पागल हो जाता है एमसी की पावर और दौलत देखकर। डेस्टिनेशन पहुंचकर वो चाबी वापस देती है और एमसी उसकी ड्राइविंग की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसे फिर से बुलाएगा। स्ट्रीमर थैंक्स बोलती है और एमसी की तारीफ से बहुत खुश हो जाती है। वो थोड़ी थोड़ी एमसी से इम्प्रेस होने लगती है।
वो पूछती है कि एमसी कैसे स्ट्रीम्स देखता है, तो एमसी स्माइल करके बोलता है कि जाहिर है उसे सुंदर लड़कियों को देखना पसंद है। वो लड़की उम्मीद के साथ खुद को एक ऑप्शन बताती है और थोड़ी सपोर्ट मांगती है ताकि वो रैंकिंग में ऊपर आ सके। एमसी मजाक करता है कि उसने कभी फ्री डोनेशन अकाउंट के बारे में नहीं सुना, जिससे वो शर्मा जाती है। फिर वो सजेस्ट करती है कि क्या एमसी उसे एक ग्लास पानी के लिए अंदर बुला सकता है। एमसी समझ जाता है कि वो स्ट्रीम के लिए ये सब कर रही है, तो वो उसे छेड़ते हुए पूछता है कि कैसा वाला पानी चाहिए। उसके डायरेक्ट सवाल से स्ट्रीमर लड़की एकदम हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि ये सब किसी फिल्म या नॉवल के सीन जैसा क्यों लग रहा है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और पसीने छूटने लगते हैं। एमसी के इतने बोल्ड रवैये ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। उस लड़की को लगता है कि अब आगे सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एमसी उसे मना कर देता है और कहता है कि होटल का पानी थोड़ा खराब है, पर वादा करता है कि अगली बार मिलने पर वो उसे कॉफ़ी पिलाएगा। स्ट्रीमर थोड़ी उदास हो जाती है और सोचती है कि ये अचानक इतना कोल्ड क्यों हो गया, शायद वो एमसी की पसंद की लड़की नहीं है। फिर एमसी उसे गुड बाय बोलता है और उस लड़की का फ्रेंडशिप लेवल 60 तक पहुंच जाता है। एमसी को लगता है कि बाद में उसे डेट पर बुलाना बहुत आसान होगा। तभी एमसी के पास उसके एक पहचान वाले का टेक्स्ट आता है जो एक फैंसी डिनर करना चाहता था। एमसी सोचता है कि थोड़ा सोशल होने का ये अच्छा मौका है। अपने होटल वापस आकर वो मैनेजर को 5 लोगों के लिए एकदम शानदार खाना फीस तैयार करने को बोलता है, जिसमें सिर्फ सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। मैनेजर बताती है कि जो मछली फिश उसने ऑर्डर की है, उसमें से एक मीडियम साइज्ड मछली की कीमत ही लगभग 1 मिलियन युआन करोड़ों में है। एमसी उसे समझाता है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, वो कोई नया अमीर बना गवार टैकी न्यू मनी गाय नहीं दिखना चाहता जो एक साथ 10 ऐसी मछलियां ऑर्डर कर दे। आधे घंटे बाद डिनर शुरू होता है। उसके मेहमान गेस्ट्स आते हैं और इतना शानदार खाना देखकर दंग रह जाते हैं, खास करके टेबल पर रखी 2 रेयर मछलियों को देखकर। एक लड़का तो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये 2 मछलियां तो एक कार की कीमत के बराबर हैं। वो सोचता है कि ये इतनी महंगी कैसे हो सकती हैं। मैनेजर समझाती है कि ये चाइनीज़ बहाबा फिश है जो दुनिया के सबसे महंगे सी फूड में से एक है, क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही वो इटालियन वाइट ट्रफल्स के बारे में बताती है और बताती है कि इस पूरे खाने का बिल 3 मिलियन युआन करोड़ों में से ज़्यादा है। ये सुनकर एक लड़की गेस्ट हैरान रह जाती है और कहती है कि इतने पैसे में तो उसके होम टाउन में एक बड़ा बंगला मैंशन आ जाता। एमसी सबको रिलैक्स होकर खाना शुरू करने को बोलता है। डिनर के बाद एक दोस्त उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाता है, पर एमसी मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही बार में अपने दोस्त के साथ पी चुका था। वो दोस्त अगले दिन की पार्टी फिक्स करता है और सब एमसी को गुड बाय बोलते हैं। मैनेजर बताती है कि डिस्काउंट के बाद टोटल बिल लगभग 3 मिलियन युआन हुआ है। तभी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसके अकाउंट में 149 मिलियन युआन का कैशबैक रिबेट जमा हो गया था। एमसी दंग रह जाता है और सोचता है कि ये डिनर तो बहुत फायदे का रहा, क्योंकि खाने पर खर्च करके भी उसने तगड़ा प्रॉफिट कमा लिया। मैनेजर पेमेंट कंफर्म करती है और उसे गुड बाय बोलती है। अपने रूम में आकर एमसी अपना फ़ोन निकालता है और उस स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम चेक करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलता है। स्ट्रीम देखते वक्त एमसी नोटिस करता है कि उस लड़की का अट्रैक्टिवनेस स्कोर काफ़ी हाई है, जो उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। तभी सिस्टम उसे 3 मिलियन कॉइन्स गिफ्ट करता है और प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट सीधा लेवल 65 पर पहुंच जाता है। वो अपना यूज़र नेम बदलकर डिंगहाई शेंजन रख लेता है और उस पिंक बालों वाली लड़की के लाइव चैट में एक कमेंट करता है। स्ट्रीमर इतना हाई लेवल अकाउंट अपनी स्ट्रीम पर देखकर शॉक हो जाती है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो एमसी का स्वागत करती है और बताती है कि आज रात एक बड़ी गिल्ड बैटल होने वाली है। पॉपुलैरिटी बैटल शुरू होती है और वो लड़की एक दूसरी औरत के खिलाफ डोनेशन शोडाउन में उतर जाती है। एमसी अपने सिस्टम से अपोनेंट सामने वाली को एनालाइज करता है और देखता है कि उसके स्टैट्स काफ़ी लो हैं। वो राइवल की ब्यूटी स्कोर देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि उसकी दोस्त स्ट्रीमर ये बैटल आसानी से जीत जाएगी। अपोनेंट उसे ताना मारती है कि तुम्हारी किस्मत खराब है जो मुझसे पंगा लिया, और वो बिना किसी मेहनत के जीत जाएगी। लड़की अपनी किस्मत को कोसती है और कहती है कि अगर वो नहीं जीती तो अपने अपार्टमेंट का किराया रेंट नहीं भर पाएगी। राइवल उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अपने सबसे बड़े सपोर्टर से बोलो कि मुझ पर थोड़ी दया दिखाए। तभी सिस्टम एमसी को एक मिशन देता है, स्ट्रीमर को जिताने में मदद करो और बदले में एक बड़ा रिबेट कैशबैक पाओ। स्ट्रीमर थोड़ा अल्योरिंग मोहक बनने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या उसके बड़े सपोर्टर की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। ये सुनकर एमसी थोड़ा शर्मा जाता है और सोचता है कि शायद अब उनके बीच चीज़ें बदल सकती हैं। वो लड़की अपने फॉलोअर्स से मेडिकल फीस के नाम पर डोनेशंस मांगती है ताकि चैनल थोड़ा ग्रो कर सके। लड़की अपने फैंस के कमेंट्स पर आंखें घुमा लेती है क्योंकि कोई भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपनी टोन बदलती है और व्यूअर्स की तारीफ करने लगती है कि सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। तभी एमसी मज़ा शुरू करने का फैसला करता है और उसे 5 वीक चिकन्स सस्ते गिफ्ट्स डोनेट करता है। स्ट्रीमर स्माइल करके उन डोनेशंस के लिए थैंक्स बोलती है, पर अंदर ही अंदर वो दंग रह जाती है कि इतना पावरफुल अकाउंट सिर्फ 1 युआन सस्ता गिफ्ट डोनेट करके इतनी कंजूसी दिखा रहा है।
बैटल चलती रहती है और लड़की फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि उसका अपोनेंट बुरी तरह जीत रहा था। चैट में कोई एक शर्त रखता है और वो लड़की मान जाती है कि अगर कोई उसे जिताएगा तो वो उसकी प्राइवेट ड्राइवर बन जाएगी। तभी हमारा एमसी एक साथ 3 सुपर रॉकेट्स भेजता है जो प्लेटफॉर्म के सबसे महंगे गिफ्ट्स हैं। जब वो गिफ्ट्स मिलते हैं तो स्ट्रीमर का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि एक रॉकेट की कीमत ही 2000 होती है। वो एमसी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती है और स्कोर बोर्ड एकदम से पलट जाता है जिससे उसका अपोनेंट एकदम स्पीचलेस हो जाती है। राइवल गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है कि ये इतना बड़ा डोनर अचानक कहाँ से आ गया। फिर वो राइवल उस डोनर ऑफ एमसी को थैंक्स बोलती है और उसे डेट पर बुलाती है जिससे दूसरी स्ट्रीमर थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। पिंक बालों वाली लड़की अपने डोनर का मूड अच्छा करने के लिए एकदम बेसुरा गाना गाने लगती है। हमारा एमसी ये सब देखकर स्मर्क करता है और बोलता है कि जो दिल करे वो करो। वहीं दूसरी तरफ उसका अपोनेंट रोने लगती है और अपने टॉप सपोर्टर से भीख मांगती है कि वो ये बैटल ना हारे। इसके साथ ही दोनों स्ट्रीमर्स के बीच असली जंग शुरू हो जाती है। अपोनेंट को एक साथ 3 रॉकेट्स मिलते हैं और वो खुशी से पागल होकर अपने डोनर को थैंक्स बोलती है। ये देखकर एमसी को मजा आता है और वो अपनी दोस्त स्ट्रीमर को 3 और रॉकेट्स भेज देता है। अब वो राइवल पैनिक हो जाती है और अपने सपोर्टर को वार्न करती है कि दूसरा डोनर उनके बहुत करीब पहुंच गया है। उसे तुरंत 5 और रॉकेट्स मिलते हैं और वो बहुत खुश होती है, जबकि पिंक बालों वाली लड़की हार मानती हुई लगती है। एमसी को इस सिचुएशन में बड़ा मजा आ रहा था और वो सोचता है कि अब ये लड़की क्या करेगी। पिंक बालों वाली स्ट्रीमर इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि वो पूछती है कि क्या इतने गिफ्ट्स की वजह से मेरी स्ट्रीम फ्रीज हो गई है। तभी अचानक 20 रॉकेट्स एक साथ स्क्रीन पर आते हैं जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। उसकी अपोनेंट बस स्क्रीन को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला डोनर अभी भी वहां कैसे है। जब उसे एहसास होता है कि उसे 20 रॉकेट्स मिले हैं और वो ये राउंड जीत सकती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो राइवल एकदम उदास और जलील महसूस करती है क्योंकि वो बुरी तरह हार चुकी थी। लड़की की स्ट्रीम पर 10,000 से ज़्यादा व्यूअर्स हो जाते हैं और वो इतने लोग देखकर हैरान हो जाती है। वो एमसी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती है और पूछती है कि अब वो स्ट्रीम पर क्या करे। एमसी को लगता है कि ब्यूटी फिल्टर की वजह से वो अजीब लग रही है तो वो उसे फिल्टर बंद करने को बोलता है। लड़की थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि अगर असली चेहरा दिखाया तो तुम डर कर भाग जाओगे। फिर भी वो हिम्मत करके फिल्टर बंद कर देती है और बुरे कमेंट्स के लिए तैयार हो जाती है। पर जैसे ही वो फिल्टर हटाती है सब लोग उसकी असली सुंदरता देखकर शॉक हो जाते हैं और चैट कॉम्प्लीमेंट से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लोग उसे गाली देने के बजाय इतना प्यार दे रहे हैं। वो एमसी से एक और राउंड जिताने की मदद मांगती है ताकि वो अगले महीने भी स्ट्रीमिंग जारी रख सके। दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार अपोनेंट एक ब्लॉन्ड लड़की है, बिल्कुल सेलर मून कैरेक्टर जैसी। वो नई राइवल एमसी की तारीफ करती है और कहती है कि वो उससे काफ़ी जेलस है। वो ब्लॉन्ड लड़की एमसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसे अपनी स्ट्रीम पर बुलाती है। बैटल शुरू होते ही पिंक बालों वाली लड़की एमसी से कहती है कि मुझे हारने मत देना। अपोनेंट को 5 प्लेन्स और 33 हार्ट्स मिलते हैं और वो अपने डोनर को थैंक्स बोलती है। एमसी को लगता है कि ये डोनेशन तो बहुत कमज़ोर वीक है और वो मज़े लेने के लिए 5 रॉकेट्स भेज देता है। पिंक बालों वाली लड़की उसे असली भगवान ट्रू गॉड बोलती है। वो ब्लॉन्ड एकदम कंफ्यूज हो जाती है और अपने सपोर्टर को बुलाती है जो अचानक गायब हो गया था। हमारे एमसी के सपोर्ट की वजह से वो पिंक बालों वाली लड़की आसानी से इवेंट के ग्रैंड फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल्स में उसका सामना दाई श्यामे से होता है जो उस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी स्ट्रीमर्स में से एक है। पिंक बालों वाली लड़की दंग रह जाती है ये देखकर कि उसकी अपोनेंट साइड की बिग 3 स्ट्रीमर्स में से एक है। वो लड़की कहती है कि उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है तो उसकी राइवल फैसला करती है कि वो एक छोटा सा डांस करके शुरुआत करेगी। वो राइवल मन ही मन सोचती है कि उसने पहले ही रिसर्च कर ली है और उसे पता है कि एक मिस्टीरियस डोनर ऑम एमसी ने अब तक लगभग 8 लाख खर्च किए हैं। ये सोचकर वो औरत ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए एक काफ़ी डेयरिंग डांस शुरू कर देती है। वो अपनी सेलेटरी परफॉर्मेंस माइक्रोफोन के पास जाकर जारी रखती है ताकि स्ट्रीम का माहौल थोड़ा गर्म हो सके। 2 मिनट बाद डांस खत्म होता है और वो स्ट्रीमर कैमरा की तरफ एक फ्लाइंग किस देती है